नमस्कार। मैं हेमेंद्र स्वामी आज एक डिकोड में एनालिसिस लेके आया हूँ। महाराष्ट्र के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी नगरीय निकाय के चुनाव के रिज़ल्ट का। ये रिज़ल्ट एक हार एक जीत ये तो तय ही माना जाता है, मगर इस रिज़ल्ट ने काफ़ी कुछ दूरदर्शी परिणाम भी दिए हैं। दूरदर्शी परिणाम ऐसे कि जैसे हम जानते थे कि जो आज केंद्र में सरकार है भाजपा की, या राज्य में सरकार भी भाजपा और शिंदे की, और या अब कहें ना शिंदे की ना उद्धव की, ओरिजिनल शिवसेना जो है एकनाथ शिंदे जी की, उनकी और अजीत पवार के गठबंधन की ये जो सरकार है, जिसको महायुति के नाम से एक गठबंधन महाराष्ट्र में जाना जाता है, उसकी विजय तो है ही, मगर इस विजय ने काफ़ी कुछ दूरदर्शी परिणाम भी दिए हैं। दूरदर्शी परिणाम सबसे मुख्यतः आज हम बात करने वाले हैं डिकोड एनालिसिस में उद्धव ठाकरे गुट के शिवसेना के भविष्य की। और ये भविष्य ऐसा नहीं कि आज लिखा गया है, ये भविष्य उस दिन लिखा गया था जब एक अपने छोटे से राजनीतिक स्वार्थ के लिए, छोटी सी राजनीतिक आकांक्षा या कहें महत्वाकांक्षा या फिर लालच या स्वार्थ कह सकते हैं, उस राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने उद्धव ठाकरे को इसी स्थिति में लाया। ये स्थिति सबके पास आती है, चाहे किसी भी बड़ी पार्टी छोटी पार्टी की बात करें, तो ऐसा मौका ज़रूर आता है जब हमें हमारी जो आधारभूत जो आइडियोलॉजी है, सिद्धांत है, जिसके आधार पर पार्टी का निर्माण हुआ, उस सिद्धांत से या तो हम समझौता कर लें और कुछ एक लालच दिखाई देता है कि हमें बड़ा पद मिल रहा है, बड़ा पोर्टफोलियो मिल रहा है, बड़ी मंत्री पद मिल रहा है, या फिर हम उस आइडियोलॉजी को पकड़ें, या फिर हम इस छोटे जो शॉर्ट रन या शॉर्ट टर्म में जो हमें फ़ायदा मिल रहा है उसकी बात करें। तो कई बार कई पार्टियों के पास ये आता है, कुछ पार्टियां समझौता करके सरेंडर कर देती हैं, जो बोलते हैं नीज डाउन, वो कर लेती हैं, गिव अप कर देती हैं और छोटे स्वार्थ में मंत्री पद ले लेती हैं, ये ले लेती हैं। या कुछ पार्टी जैसे भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने कभी, जहाँ तक दूसरी पार्टियों से कंपैरिजन की बात है, कंपैरेटिवली या तुलनात्मक रूप से कभी अपनी आइडियोलॉजी से समझौता नहीं किया। उन्होंने जो राष्ट्रवाद की बात सबसे शुरू में की, जब जनसंघ बना 50 के दशक में, या फिर 1982 में अटल जी और आडवाणी जी ने मिलकर भारतीय जनता पार्टी के जो कमल के फूल से शुरुआत की, उसमें भी कभी भी आडवाणी जी ने या अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी समझौता नहीं किया। एक वोट से सरकार गिरना मंजूर था, मगर उन्होंने अपनी आधारभूत आइडियोलॉजी को कभी छोड़ा नहीं। और इसीलिए ठीक है, उस समय बड़ी मुसीबत रही, कई तिरस्कृत भी हुए, कई बार तिरस्कृत हुए, एक वोट सरकार की गिरी, 13 दिन की सरकार भी बनी, 13 महीने की सरकार भी बनी, तो मगर आइडियोलॉजी को नहीं छोड़ा। तो उनका परिणाम ये आया कि एक बार सरकार तो बनी 1999 से 2004 तक चली एनडीए की, गिर भी गई, मगर जब 2014 से जो आई तो कंसोलिडेटेड मेजॉरिटी मिली। कंसोलिडेटेड मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को मौका लगा जनता में अपनी बात पहुंचाने का और अपना स्तर रखने का, मगर उन्होंने पहुंचाई, और देर आए दुरुस्त आए जिसको बोलते हैं। वैसे तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा मुकम्मल एक अपना जगह बनाई लोगों के दिलों में कि वो आज तक कायम है, और लगातार तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी जी की सरकार अभी बनी हुई है। खैर, हम बात वापस शिवसेना पे आकर करते हैं। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के जो उस निर्णय की हम बात कर रहे हैं, उस निर्णय की जिसने उसके हिंदुत्ववादी, उसका, क्योंकि हिंदुत्ववादी और मराठावाद ये दो ही उनके, या इसको बोलें कि आधारभूत आइडियोलॉजी थी, जो कि बाला साहब ठाकरे की मूल आइडियोलॉजी थी, जिसके बेस पे लोग बाला साहब ठाकरे को जानते थे। वो भगवा रंग धारण करते थे, भगवा कपड़े पहनते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी को ही मैच करता था, और इसीलिए भगवा वस्त्र धारण करते थे। अदरवाइज़ तो कहें कि भगवा वस्त्र धारण करना एक जो परिवार को छोड़कर त्याग के विराग धारण करता है, उसके लिए, संत के लिए होता है। मगर बाल ठाकरे बड़े अपने विचारधारा के मामले में स्पष्ट थे। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं मौका आया तो ये भी कर लूँगा, मौका आया तो भी कर लूँगा। जैसे दिग्विजय सिंह कहते हैं कि राजनीति में सब संभव है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बाला साहब ठाकरे ने स्पष्ट कहा था कि राजनीति में सब कुछ चाहे संभव हो, मैं उस राजनीति
में आना ही नहीं चाहता, और जिस दिन मुझे अपनी आइडियोलॉजी से समझौता करना पड़ेगा मैं अपनी दुकान के शटर गिरा दूंगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। यदि मुझे कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ जाना पड़े तो वो मेरे लिए राजनीतिक हत्या है, मेरी स्वयं की एक आत्मघात है। तो मैं ऐसी पार्टी चलाने के बजाय उस पार्टी को बंद कर दूंगा। तो बाला साहब ठाकरे बड़े स्पष्ट थे, और उनकी स्पष्टवादिता के ही फैन फॉलोइंग थी। जो उनके फ़ैन थे, जो उनके फॉलोअर थे, जो उनके प्रशंसक थे, या जो उनको मानने वाले लोग थे, जो उन्हें वोट देते थे, वो उनकी इसी बात को मानते थे कि भाई बाला साहब ठाकरे की बातों में स्पष्टवादिता है। कट्टर जिसको बोलते हैं, कभी कभी डॉगमेटिक जिसके लिए बोला जाता है, कि वो लगते हैं मगर उनकी बातों में वजन है, और वजन ये है कि वो जो बोलते हैं वही करते हैं। खैर वो बाला साहब ठाकरे जब गए तो उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा इतनी ऊंचे स्तर पर चली गई कि उन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को इतनी ऊपर ले गए कि वो अपनी इस आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर बैठे। अब देखिए कि उस समझौता करने के बाद में उनके पतन का स्तर यहाँ तक आ गया कि आज हम जो परिणाम आए हैं नगरीय निकाय के पूरे महाराष्ट्र के, उसमें आप देखेंगे तो 288 स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, जिसमें 207 पदों पर भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है महायुति, वो जीत गया। ये पार्टी जो दूसरी पार्टी जिसमें एक दूसरा पक्ष जो है, जिस महाविकास अघाड़ी के नाम से जो जाना जाता है MVA, जिसमें कांग्रेस है, जिसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, जिसमें NCP है शरद पवार वाली, इन तीनों की बड़ी ऐसी घटना हो गई है कि वो 100 से भी नीचे आ गए हैं। और कांग्रेस को तो अब धीरे धीरे अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं, या फिर एक बातचीत के एक एजेंडा से ही बाहर होती आ रही है, क्योंकि कांग्रेस की इतनी बड़ी 288 सीटों में से मात्र देखें तो केवल 28 पद आए हैं। NCP भी बड़े सबसे कम स्तर पर देखें तो 7 के आंकड़े पर सिमट गई। और शिवसेना उद्धव ठाकरे की स्थिति आप देखिए, इसको कोई लोग कहते हैं घर का कुत्ता न घर का रहा न बाहर घाट का रहा, ऐसी कुत्ते ऐसी हालत हो गई है। हालांकि शब्द बोलना ठीक नहीं है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर आज ऐसी स्थिति में शिवसेना आ गई है कि 288 में से 9 पदों पर आज बाला साहब होते तो बड़ा असंभव सा आंकड़ा था कि भाई 288 में शिवसेना जैसी मुख्य पार्टी कांग्रेस महाराष्ट्र की 9 सीटों पे आ गई, 9 सीटों पे आ गई। और केवल एक कारण है कि राजनीतिक पतन जो हो रहा है शिवसेना का, वो केवल एक चीज़ के कारण हो रहा है कि उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को अपने महत्वाकांक्षा से नीचे रखा, और यही स्तर इनका रहा। तो आज देखें तो शिवसेना का जो चुनाव चिन्ह है, या शिवसेना का एक आधिकारिक तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पुष्टि करता है, वो एकनाथ शिंदे को सिर्फ शिवसेना मानता है। और अब वो उसका ये वाला मत और पुष्ट हो गया और कंसोलिडेट हो गया कि भाई हाँ, एकनाथ शिंदे के पास जो शिवसेना है वही असली शिवसेना है। और एकनाथ शिंदे की बात देखिए कि वो स्वयं एक चेहरा ऐसे थे जो कि कहीं उद्धव ठाकरे के बराबर आके बैठते नहीं थे, मगर आज ऐसी स्थिति है कि उन्होंने बाला साहब ठाकरे की सिद्धांतों को और उनकी आइडियोलॉजी को अपना करके वो जो राजनीतिक पुतल हुई वो एक अलग किस्सा है। मगर आज देखें कि उस विचारधारा को अपनाने का एक सकारात्मक जो दृष्टिकोण था और उसका परिणाम मिला। बाला साहब ठाकरे के जो फैन फॉलोइंग थी, या जो उनके वोटर थे, वो एकनाथ शिंदे को अपना बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी मान रहे हैं। और इसलिए उन्होंने एकनाथ शिंदे की जो आज की शिवसेना, उसको 53 अध्यक्ष पदों से नवाजा, और भारतीय जनता पार्टी 117 अध्यक्ष पद लिया। पिछले चुनाव में भारत की सीटें जो थी वो 11 भाजपा की 1100 के काउंसलर होती थी, आज वो 3000 से ज़्यादा है। तो भाजपा तो ठीक है, अभी दोनों तरफ सरकारें हैं, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, राज्य में भी, तो एक उनका एक पक्ष का माहौल बनता ही है। तो एक अमूमन यही देखा जाता है। मगर सबसे मुख्य इस चुनाव का यदि कोई निष्कर्ष निकलेगा, एनालिसिस होगा, तो ये होगा कि उद्धव ठाकरे का की पार्टी का उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं के कारण वो अपनी पार्टी को रसातल में ही लेते जा रहे हैं, बॉटम जिसको बोलते हैं, वो हम बॉटम पे ही जाते जा रहे हैं। तो उद्धव ठाकरे के लिए आज भी एक मौका है कि वो अपनी आइडियोलॉजी को वापस पकड़कर पुराने गठबंधन में जाएं, क्योंकि भाजपा में नेतृत्व इतना
बड़ा नेतृत्व है, अमित शाह, मोदी जैसे नेतृत्व हैं जो कि दूर की सोचते हैं और वो पास्ट की गलतियों से सीखे भी और पास्ट की जिसने उनके साथ में अच्छा व्यवहार किया उसको आज भी निभाते हैं। आज भी वो बाला साहब ठाकरे के बारे में गौरव से बोलते हैं कि बाला साहब ठाकरे ने हमारी उस समय सहायता की जब भारतीय जनता पार्टी को लोग अछूत मानते थे। और जहाँ तक पर्सनली हम व्यक्तिगत तौर पे बात करें, नरेंद्र मोदी और बाला साहब ठाकरे के बड़े अच्छे संबंध व्यक्तिगत तौर पे थे। तो आज भी उद्धव ठाकरे को ये चाहिए कि वो भारतीय जनता पार्टी से अपने संबंधों की पुनर्स्थापना करे। अपने जो भी एकनाथ शिंदे के साथ में उनका आपसी वो हुआ है, उठापटक हुई है, उसको कहीं ना कहीं एक सेटलमेंट के नज़रिए से लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राज ठाकरे उनके साथ आए हैं, मगर वो ऐसी स्थिति है कि दोनों लूज़ वाले कंडीशन में, तो दोनों एक दूसरे को कोई फ़ायदा पहुंचाने वाले नहीं है। नुकसान पहुंचाए वो अलग बात है, पहुंचा भी रहे हैं वो अलग बात है। हालांकि मगर आज की स्थिति में उद्धव ठाकरे के लिए बाला साहब ठाकरे की अपनी विचारधारा पर लौटना परम आवश्यक है। अदरवाइज़ आज ऑलरेडी बॉटम छू रहे हैं राजनीतिक स्तर पर, तो वो एकदम ऐसा ना हो कि कहीं एकदम ज़ीरो के लेवल पर आ जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं बाला साहब ठाकरे का भारतीय राजनीति में, महाराष्ट्र में, हिंदुत्व में एक बड़ा उनका एक स्थान था, जो कि स्थान को पूरा भारत कहीं ना कहीं रिकॉग्नाइज भी करता था। तो उस उत्तराधिकारी जो उनके नैसर्गिक उत्तराधिकारी उद्धव ठाकरे, उनको मानना चाहिए, उनकी विरासत को सम्मान के साथ में हिंदुत्व और राष्ट्रीयत्व को लेके आगे बढ़ना चाहिए और पुराने खेमे में जाने की तैयारी करना चाहिए। इतिहास में जो गलती हो गई उसको मानकर आगे बढ़ने में ही आज भलाई है। तो क्या उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी में अपना गठबंधन में लौट रहे हैं? डीएनडी सोचता है कि लौटना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।